हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर कॉम्पिटिटिव हब एमबीए सीईटी 2026 जो 6, 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम्स होने वाले हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के। उसका मैं आपको स्ट्रेटेजी, अप्रोच और आपका स्कोर कैसा बढ़ना चाहिए, आपने एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सब चीजें मैं अभी आप डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ टॉपिक्स जो स्पेसिफिक एक एक यूनिट मैंने आपको जो पढ़ाए हैं और जो अभी मैं बताने भी वाला हूँ कि आपने उसमें अप्रोच कैसा रखना चाहिए, एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन ईजी कितने क्वेश्चन टफ रहते, ये सब कुछ चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पूरा वीडियो आप देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको जरूर कल एग्जाम में फायदा होगा ही इसका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोलना यह है कि 2.5 आवर का एग्जाम सॉल्व करते वक्त मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो एक्यूरेट आना चाहिए। जैसा देखा आपने कि निगेटिव मार्किंग तो एग्जाम में नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग ही है, मतलब आपको पेनल्टी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के स्कोर इसमें 96 एंड 97 अबव आना चाहिए परसेंटाइल, सॉरी स्कोर बोला 97 to 98 परसेंटाइल स्कोर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये पूरा वीडियो में आपको मैं 10 to 12 मिनट्स में पूरा बता दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड आपके लिए बनाया, वो स्लाइड में आपको पूरा बताया कि 150 मिनट का पेपर है, 200 क्वेश्चन से नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये 6 से 8 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है, मई को सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैं बता दूंगा बाद में, जितने भी स्टूडेंट्स ने सेकंड अटेम्प्ट के लिए फॉर्म भरा है। टारगेट जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से कर देंगे अपन कि 170 to 175 तक आपको क्वेश्चंस एक्यूरेट अटेम्प्ट्स। देखो अब यहाँ एक्यूरेट बोलना और अटेम्प्ट्स बोलना, ये दोनों वर्ड थोड़े डिफरेंट तो है, लेकिन एक बात याद रखो, अटेम्प्ट आपने 175 किया, एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है, तो वो ज्यादा काम की बात नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है, 170 आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, थोड़ा सा 8 से 9 या 10% का एक्यूरेसी में गड़बड़ होता है, तो ठीक है, आपको 165, 160, 158 तक स्कोर आने के चांसेस है, तो ये कोई बुरा स्कोर नहीं है। अभी फर्स्ट परसेंटाइल कितने स्कोर पे आएगा ये तो फिलहाल नहीं बता सकते, क्योंकि अभी एक भी शिफ्ट नहीं हुआ। तो टारगेट स्कोर जो जैसा 170 to 175 अटेम्प्ट्स है, और स्कोर जो आना चाहिए यहाँ पे देखो बताया मैंने कि 150 ऑलरेडी बताया कि आपका 10 या 9% का एक्यूरेसी में गड़बड़ होता है, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं 150 के मार्क्स पे। टिप्स क्या है, तो देखिए शॉर्ट में जितना जल्दी वीडियो आपको कम समय में देखने का मिलेगा उतना ही आपको अच्छा रहेगा। यूज इलिमिनेशन फॉर LR क्वेश्चंस, वो मैं डिटेल में अभी बता दूंगा जब टॉपिक चालू होंगे। अप्रोक्सीमेशन फॉर क्वांट, क्वांट में अप्रोक्स मतलब आपको पता होगा कि आपका कोई क्वेश्चन का आंसर लगभग परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि उसके आसपास के नंबर्स के ऑप्शंस वहां अवेलेबल है क्या। रीड RC क्वेश्चन फर्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले सॉल्व करो, ऐसा मैंने आपको इसमें छोटे से 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के टिप्स बता दिया। देन अपन एक यूनिट टू यूनिट देखेंगे कि क्या करना चाहिए। उसके बाद दिया है यहाँ पे फर्स्ट पास फॉर इजी क्वेश्चंस, सेकंड पास फॉर द मॉडरेट वंस। अब ये कैसा है कि आपको 200 क्वेश्चंस मिले, 200 क्वेश्चंस में इजी, मॉडरेट और टफ। काफी लोग इसको टफ वर्ड यूज करते, बट ये टफ की जगह मैं इसको यूज करूंगा स्मार्ट क्वेश्चंस। मतलब क्या है कि टफ क्वेश्चंस ये इसको बोले जाते हैं कि जिसके आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, और स्मार्ट क्वेश्चंस उसको वर्ड में रिप्लेस कर दिया। स्मार्ट मतलब कि आपको पता होगा कि उसमें हिडन लॉजिक रहते, जो आपको मे बी पढ़ाई न करने की वजह से, प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपको पता नहीं रहते, बट स्मार्ट लॉजिक के क्वेश्चन, मॉडरेट और इजी, ये तीनों में क्वेश्चन 200 क्वेश्चन डिवाइड है। तो देखो जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस से मैंने 8 to 10 ईयर्स के जो MBA CT के एग्जाम्स देखे हैं कंप्लीटली, वो भले ही पहले IBPS लेते थे, अभी एग्जीक्यूटिव जो एग्जाम्स ले रहे हैं, वो दोनों भी कमीशंस के जो पेपर थे, तो दोनों पेपर में या 8 से 10 साल के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक रिपीटेड पैटर्न है जो स्टूडेंट मिस करते। वो रिपीटेड पैटर्न ऐसा है कि 200 में से लगभग 60 to 65% ऑफ क्वेश्चंस ये इजी रहते। 60 to 65% मतलब लगभग आप पकड़ लो इसमें से 100 क्वेश्चंस ले लेते, एक नियर अबाउट 60 करते, 65 भी नहीं करते, तो 100 क्वेश्चंस ये डेफिनेटली इजी रहते। वो फिर कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकते, फॉर एग्जांपल रीजनिंग के 100 में से 60 क्वेश्चंस इजी रहेंगे, क्वांट के 20 रहेंगे और इंग्लिश के 20-21 रहेंगे। एक प्रॉपर एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाओ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। मैं तो आपको आइडिया दे रहा कि इजी क्वेश्चंस 60% लगभग रहते। पिछले 10 साल से मैंने ये CET का एनालिसिस किया है, उससे पता चला कि आपके क्वेश्चंस 100 जो एवरेज स्टूडेंट भी एवरेज स्टडी से अटेम्प्ट कर सकता है। बट बात ये रहती कि ये क्वेश्चंस सीक्वेंस में नहीं रहते ना, कि 100 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इजी है तो दूसरा भी इजी रहेगा, तीसरा भी इजी रहेगा, चौथा भी इजी रहेगा, फिफ्थ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मे भी पता चल सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर नंबर सीरीज का मिल गया और बहुत ईजी है, मतलब सिंपल सी है कि आपके नंबर सीरीज में आपको जो 6 नंबर्स दिए उसमें इवन नंबर का डिफरेंस दिया है या प्राइम नंबर का डिफरेंस दिया है, तो इतना इजी क्वेश्चन अगर फर्स्ट होगा तो मे बी वो कंटिन्यू 100 क्वेश्चंस तक इजी ही रहेंगे, इसका गारंटी कुछ भी नहीं है। तो बीच में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, समझ में आया। तो ये जो 60% क्वेश्चन पिक करने का स्किल है, ये आपके जो आपने पिछले 3-4 महीने से प्रैक्टिस किया है उससे ही डेवलप हुआ होगा, और मॉक देने से ये डेवलप होता है, समझ में आया।
लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी चल रही है लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी है, तो मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करूंगा कि आपका स्किल कितना डेवलप है कितना नहीं, एग्जाम में कल स्कोर कैसा करने का उस पर हम बात करेंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस जो रहते हैं वो लगभग रहते हैं आपके 20% टू 25% एग्जाम में। मतलब मॉडरेट मतलब क्या कि जिसको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में एक या दो स्टेप्स नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा लगते हैं। और स्मार्ट क्वेश्चंस मतलब क्या है कि जिनके लॉजिक पिक नहीं होते, तो उसमें स्मार्ट क्वेश्चंस में आ गए पजल्स। मतलब अगर आपको पजल्स में सॉल्व किया और 50% ऑफ पजल आपको सॉल्व होगी, तो उसके बाद अगर वो पजल क्लिक नहीं हो रही होंगी तो ये स्मार्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट होती मतलब वो रहते ही ऑलरेडी। तो ये अभी हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि इनके ये जो डिवाइडेशन है परसेंटेज के, कि हम ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे ढूंढे, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट इज की स्ट्रेटेजी पॉइंट जो मैं निकाल के रखे हैं। फोकस ऑन हाई टॉपिक्स, डेवलप स्पीड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ऑलरेडी हमने ये बताया है कि प्रीवियस जो 3-4 महीने में क्या किया वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 50 क्वेश्चन VARC के रहते। इसने इस मतलब जो भी हमने ये जो स्लाइड आपको दी है, ये ऐसा बना के दिया है कि आपको इतना एस्टिमेटेड टाइम लगना चाहिए, तो आपका 2.5 घंटा कवर हो जाएगा और उसमें 200 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो क्वांट, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल और VARC। ओके, ये एग्जाम का पैटर्न नीचे हमने दिया है। नेक्स्ट है आपका जो एग्जाम पैटर्न है, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 4 सेक्शन। अभी इसको देखते हैं कि रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, रीजनिंग के टॉपिक देखो, ये रीजनिंग के टॉपिक है। आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट। अब देखो इनइक्वालिटी का अगर आपको ओके देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस जो रहते हैं वो बेसिक रहते हैं। मतलब आपको यहाँ पे A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, अगर ये कॉमा करके सेपरेट किए हैं, मतलब स्टेटमेंट में ही 3 सब स्टेटमेंट दिए हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने एक मेथड से पढ़ाया था कि कंक्लूजन में जो 2 कंक्लूजन दिए हैं A ग्रेटर देन M, फॉर एग्जाम्पल AB यहाँ दिया है, BC यहाँ दिया है और यहाँ पे कोई तो भी CDM दे दिया, मतलब आपको A to M के रिलेशन पूछे। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन फ्रेंड दोनों का यूज करके, दोनों से कॉमन कौन कनेक्ट है उनको कनेक्ट करके वहां से सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन इजी ही माना जाता है, इनइक्वालिटी पूरा टॉपिक ही इजी है। हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी आती है तो वो मॉडरेट की तरफ चले जाएगा, उसमें कुछ टफ तो रहता ही नहीं है, बस आपको जो कन्वर्जेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल वहां पे दिया है कि @ मीन्स मतलब A@B मीन्स A इज नॉट ग्रेटर देन B, तो वो आपको कन्वर्जन करना है, तो अगेन वो मॉडरेट में चलेगा। तो इनइक्वालिटी के 2 पार्ट हो गए। कोडिंग डिकोडिंग में जो था, तो एक बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आता है, मतलब जहाँ पे लेटर रिप्लेसमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे PART पार्ट, ये वर्ड का कोड करके QBSU कर दिया, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से मतलब +1 कर दिया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चंस आने के भी चांसेस है, और ये क्वेश्चंस आ गए तो इजी लेवल में हो जाएगा। और जो चाइनीज कोडिंग आएगा वो मॉडरेट में आएगा। मतलब आपको यहाँ पे जो ग्रुप दिया रहेगा, आपको पता होगा कि एक टेबल दिया रहता, वो टेबल में यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहते और यहाँ पे उसके कोड दिए रहते, तो उसको पॉपुलर नाम दिया है चाइनीज कोडिंग, या फिर उसको बोलते हैं रिपीट वर्ड रिपीट कोड मेथड। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो वो कोडिंग डिकोडिंग के मॉडरेट लेवल में चले जाएंगे। तो जब वो मॉडरेट लेवल में जाते हैं तो इसके नीचे जो भी सब क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको यहाँ से पिक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन से कोड के लिए बना है। तो आप उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब आपको कोड भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन कौन सा कोड यूज नहीं हो सकता ये आपको स्टडी से पता चल जाएगा और आप वहां पे आंसर दे सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये बहुत लेंदी टॉपिक बोला जाता है, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सिर्फ अल्फाबेट नंबर और सिंबल्स में ही नहीं है, उसमें इमीडिएटली फॉलोड, इमीडिएटली प्रीसीड, ये भी कंसेप्ट है। उसमें आपको सीरीज भी देखने मिलेगा, मतलब आपको एक पूरा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया रहता और उसमें भी नंबर सीरीज के जैसे पैटर्न दिए रहते, और वो पैटर्न से नेक्स्ट लुक कौन सा आएगा ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते। बट ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कितना भी लेवल का ऊपर चले गया तो भी ये इजी में ही गिना जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। नंबर ऑफ टाइप्स है बट वेरिएशंस मतलब क्या है कि क्वेश्चंस को और डीप में नहीं ले जा सकते, इतना ही दिया है। ब्लड रिलेशन, ये कोई भी लेवल का आ सकता, मे बी कभी कभी 2 लाइन का ब्लड रिलेशन भी स्मार्ट रहता है जहाँ पे क्लिक नहीं होता। जैसे MCSET में क्वेश्चन आया था कि जिसमें एक कपल के ब्रदर और इधर सिस्टर दिए थे और दोनों के रिलेशन क्या पूछे थे, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को उसके आंसर्स नहीं आ रहे थे, तो किसी ने ब्रदर लिखा, किसी ने सिस्टर लिखा। तो ये ब्लड रिलेशन थोड़ा सा टैकल हो सकता है एग्जाम में। इनपुट आउटपुट लेंदी ही माना जाता है, इजी रहते, लॉजिक प्रेडिक्टेबल रहते, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा तो पता नहीं चला कि इनपुट आउटपुट के लॉजिक समझ में आए। एक तो रिवर्स ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या तो लेटर स्किप या वॉवेल स्किप, ऐसा कुछ तो भी रहेगा इनपुट आउटपुट में। सिलोजिज्म जो है ये इजी टू मॉडरेट में माना जाता। इसमें कोई टफ क्वेश्चंस तो नहीं रहते, मे बी आपके कंक्लूजन आपने अगर गलत प्रेजेंट करके रॉन्ग कर दिए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट सिलोजिज्म में ऐसा कुछ टफ नहीं है। रिवर्स सिलोजिज्म अभी तक 3 साल से सीईटी में देखा नहीं गया है, जो न्यू पैटर्न है, बट उसके पहले 2022 के पहले जो सीईटी आते थे तो उसमें रिवर्स सिलोजिज्म देखा गया है, और रिवर्स सिलोजिज्म ये सच में टफ पार्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें कंक्लूजन से आपको स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं।
देन नंबर सीरीज एक्चुअली कौन का पार्ट है, बट यहाँ पे रीजनिंग में आ गया, तो नंबर सीरीज तो आपकी मॉडरेट भी आ सकती है। ओके, तो 5 नंबर सीरीज 4 नंबर सीरीज आते हैं तो डेफिनेटली 50-50 रेशियो यूज करेंगे, मतलब 4 नंबर सीरीज रही तो दो डेफिनेटली आपको क्लिक नहीं होंगी और 2 डेफिनेटली ऐसी रहेंगी कि आप बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये नेचर रहता है जो पिछले 8-10 सालों से मैंने आपको बताया कि एनालिसिस निकाला है, वो इसका है। नेक्स्ट इज अल्फाबेट सीरीज, अगेन अल्फान्यूमेरिक सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स के क्वेश्चन बेसिक टू मॉडरेट रहते हैं। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस जो ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस जिनका अच्छा हुआ है उनको डाटा सफिशिएंसी कुछ भी टफ नहीं जाएगा, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी ये न्यू यूनिट नहीं है, इट इज अ मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस। ये सिर्फ मेथड है आंसर देने की क्वेश्चंस की। डाटा सफिशिएंसी ये क्वांट में भी आता है और रीजनिंग में। सिटिंग अरेंजमेंट्स आ गए, तो सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए मॉडरेट और स्मार्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी इजी रहे तो लकी समझ लेना खुद को। तो जो ट्रूथ है वो बता रहा कि मे बी सिटिंग अरेंजमेंट इजी आ सकते हैं, बट उसके चांस 30-40% से 60-70% है कि ये क्वेश्चन स्मार्ट ही रहेंगे। इसमें कुछ लूप रहता है सिटिंग अरेंजमेंट में कि किसी के फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ फेसिंग आ गया, तो नॉर्थ साउथ फेसिंग कॉम्बिनेशन में एक साथ ही आ गया और 7 से 9 लोग या ऑड नंबर ऑफ पीपल ले दिए, तो थोड़ा सा लास्ट में वो पजल बनने में प्रॉब्लम जाता है, कभी कभी हो सकता है। तो यहाँ पे अब ये जो लूप खत्म हुआ पूरा इधर का, यहाँ पे आपको करना क्या है देखो, तो यहाँ पे सिंपल सा एक बात बता था, एक पूरा ध्यान रखो आप कि जहां पे सिंगल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक डाटा के ऊपर एक क्वेश्चन, एक डाटा के ऊपर अगर एक क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल 55 सेकंड्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के ऊपर टाइम लगाना नहीं है। ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे भी रहने वाले हैं। मैं इन क्वेश्चंस की बात कर रहा कि जिनमें सिर्फ जो टफ पार्ट है वो यहां देखने मिला, बाकी ये अगर पूरा आएगा, एक ब्लड रिलेशन अगर छोड़ दिया तो सभी इजी रहने वाला है। और ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स के क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आपको 50-55 सेकंड्स मैक्सिमम बता दिया मैंने कि इतने ही लगाना है। फिर पजल आती है, अरेंजमेंट आती है, तो वहां पे आपको जेन्युइनली एक पजल सॉल्व करने 2 मिनट, पौने 2 मिनट या 2.25 मिनट लग सकता। उसके नीचे सब क्वेश्चंस कितने रहते वो डिपेंड करता कल के फर्स्ट शिफ्ट पे, और वहां से फिर समझ में आएंगे कि आगे 7 और 8 तारीख के एग्जाम के पैटर्न कैसे रहने वाले, मतलब क्वेश्चन के पैटर्न कैसे रहने वाले। एग्जाम पैटर्न तो ऑलरेडी डिक्लेयर है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो टॉपिक है, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, पैसेज इन्फरेंस, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और इसमें एक शायद शॉर्ट पैसेज कंक्लूजन भी आता है। तो ये जो 5 से 6 टॉपिक है, ये टॉपिक टोटली जिनका प्रैक्टिस हुआ है, जिनका रीडिंग अच्छा है इंग्लिश का, मे बी कभी कभी बहुत बार मैं क्लासेस में बताया कि ये क्वेश्चंस में 1-2 वर्ड अगर कुछ थोड़े से इंग्लिश के अच्छे लेवल के आ गए, कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये न्यूज़पेपर से उठा के रखे हो, तो 1-2 वर्ड्स अगर आपको वो सेंटेंस में मिल गए, तो वो सेंटेंस के वर्ड आपको अगर डिकोड नहीं हुए, मतलब उसके मीनिंग नहीं पता चले, तो वो क्वेश्चन ही ब्लॉक हो जाता है। आप उसके आंसर्स देने में थोड़े से आप मतलब इफिशिएंट नहीं रहते, समझ में आया? क्योंकि जब मीनिंग ही नहीं समझेगा, क्योंकि इसमें क्या है देखो, ब्लड रिलेशन में मीनिंग क्या है, इज अ ब्रदर ऑफ बी, इतना बोला रहता, डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा रहता, इनपुट आउटपुट में तो टोटल लैंग्वेज मतलब कोड लैंग्वेज रहती, वो जो चेंजेस हुए रहते। तो इधर के जो टॉपिक है ये प्रॉब्लम नहीं देंगे। ये टॉपिक मैं पहले से बताते आ रहा कि तुमको जहां पे इंग्लिश का, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई रिसेंट करंट अफेयर का कोई एक आधा स्टेटमेंट आ गया और उसके नीचे उसके एजम्पशंस आपको कंसिडर करने हैं। अगर आपका इंग्लिश में थोड़े से भी 1-2 वर्ड नहीं समझे तो ये टॉपिक गड़बड़ कर सकते हैं, तो मैं इनको मॉडरेट टू टफ में ही गिनूंगा। हाँ, अगर इजी आते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 7 से 9 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे एग्जाम में, ये सब टॉपिक मिला के, तो इजी रहेंगे। देन डायग्रामेटिक रीजनिंग की बात करते तो पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स एंड डाइज, मिरर इमेज, एम्बेडेड इमेजेस, वाटर इमेजेस, पेपर कटिंग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन थे या फिर जो भी नहीं होंगे, तो इनके लिए सिर्फ एक प्रो टिप्स देता मैं आपको, ये जो टॉपिक सॉल्व करने हैं आपको, तो इसमें 4 से 5 चीजें ध्यान रखना आपको। 4 से 5 चीजें मतलब कौन सी, कि एक बॉक्स के अंदर अगर एलिमेंट्स सेकंड बॉक्स में जाते वक्त बढ़ रहे तो वो डेफिनेटली एडिशन का प्रॉब्लम है, मतलब एलिमेंट बढ़ रहे तो आगे एलिमेंट बढ़ते ही जाएंगे। एलिमेंट 1, 2, 3, 4 कॉर्नर पे 4 रखे और बार बार 4 वहां पे जगह पे आ रहे बट बदल रहे, तो रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये समझ लेना। और अगर इसमें कुछ एलिमेंट बदल रहे, कुछ एलिमेंट नहीं बदल रहे, तो वो पार्शियल रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन रहता। तो ऐसे पैटर्न्स को आप देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ो, बराबर। तो ये जो नॉन वर्बल के टॉपिक्स है, ओके, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, ये जो सब रहते हैं, ये आपको वहां पे प्रॉपरली देख के सॉल्व किए तो भी आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं रहती, ये अगेन इजी पार्ट रहता। तो यहाँ पे जो 100 मार्क का पूरा जो रीजनिंग है, ये जो पूरा 100 मार्क का रीजनिंग है, ओके, कुछ टॉपिक में भी अगर लिखे नहीं होंगे यहाँ पे, तो 100 मार्क्स का जो रीजनिंग है 100 क्वेश्चंस का, इसमें से टारगेट रखिए आप, आपको लगभग 80 क्वेश्चंस अच्छे से आना चाहिए।
ओके, अच्छे से 80 क्वेश्चंस आना चाहिए। एक्यूरेसी आप फिर से देखो, 80 क्वेश्चन अच्छे से बोलने के बाद एक्यूरेसी में ज्यादा चांस नहीं लेने का। यहाँ पे 7 से 8 या 10% 9% का एक्यूरेसी गड़बड़ ठीक है हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं रहेंगी, बट 80 क्वेश्चंस तो अच्छे से आना चाहिए। 20 क्वेश्चंस में भी टाइम नहीं मिला या छूट गए या फिर टाइम लग रहा था इसलिए छोड़ दिया तो भी चलता। ओके, नेक्स्ट इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक ऑलरेडी राहुल सर ने आपको वीडियो में बताया है। आप प्रीवियस जो यूट्यूब चैनल हमारे उस पर वीडियो डाला है MBA CET क्वांट स्ट्रेटेजी, उसमें सर ने पूरा के पूरे टॉपिक को अच्छे से अप्रोच कैसा करना ये पूरा बता दिया है। ये रिपीट इसमें मैं वक्त नहीं लगाऊंगा, तो आप अच्छे से राहुल सर का वीडियो देख लो। उन्होंने पूरा बताया कि 50 में से 50 मार्क तक जर्नी कैसा कवर करना। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेस, प्रीपोजिशन, एडेड डिरेक्शन रहेंगे, सेंटेंस डिरेक्शन रहेंगे, तो इनमें जो सीक्वेंस रहता है इंग्लिश में, जब भी इंग्लिश का सेक्शन जब भी आपको दिखेगा तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का सोचिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक छोटा सा अप्रोच बताता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट आप ऊपर के 4-5 लाइन और आखिरी के 4-5 लाइन, अगर बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़ा पैसेज रहा तो ऊपर के 4 या नीचे के 3 लाइन पढ़ के उस पर से आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ये बात किसके लिए है कि जिनको एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आ रहा उनके लिए। बाकी जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस की है आरसी का, वो थ्रू आउट पूरा अच्छे से पढ़ के उसमें के सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लेवल एक मॉडरेट ही रहेगा। अभी जैसे एमसीए एंट्रेंस में इंग्लिश काफी इजी पूछा था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन तो इजी नहीं रहेंगे पूरे के पूरे, बट मे बी 70% क्वेश्चन तो मॉडरेट मिल जाएंगे, जिसमें आपको 35 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 7-8 क्वेश्चन गलत छोड़ दिए तो 30 to 32 क्वेश्चन अच्छे से आ सकते हैं। ओके, पार्ट पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चन दिखेंगे आपको उसमें। पैरा कंप्लीशन में फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। पैरा जंबल्स 2 टाइप के हैं, एक तो आपको पूरा 4-5 पैराग्राफ देके उसके ऊपर 3 या 2 सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं, या हो सकता है कि पैरा जंबल में आपको डायरेक्ट सीक्वेंस पूछेंगे कि 3 नंबर पे कौन आता। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, सेंटेंस लिख देंगे 3-4 और पूछेंगे कि आपका 3 नंबर का सेंटेंस कौन सा, 2 नंबर का कौन सा, 1 नंबर का कौन सा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो आरसी के 2 से 3 मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज वेरियस टॉपिक से आने के चांसेस है। उसके नीचे सब क्वेश्चंस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये अलग से आ जाएंगे। सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं एग्जाम्स में, तो इसमें भी सिंगल फिलर डबल फिलर के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं। देन बैक टू, मैं फिर से जो सबसे वेटेज वाला पार्ट है रीजनिंग, उस पर एक बार फिर से आना चाहता और बताना चाहता कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जोर लगाना है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस रीजनिंग के मिलने के बाद वहां पे आपको 80, 85, 75 ये नंबर्स के बीच में ही एक्यूरेसी रखने की है। अगर आप यहाँ रखोगे तो थोड़ा सा क्वांट और इंग्लिश में कुछ गड़बड़ होने का चांस भी रहा तो वो मैचअप करने का आपको बिल्कुल मौका मिलेगा। तो क्वांट में बेस्ट अटेम्प्ट इज 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश में बेस्ट अटेम्प्ट इज 45 क्वेश्चंस और रीजनिंग में 80 क्वेश्चंस। अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होने वाली है। जिनके भी एग्जाम्स होते हैं फर्स्ट स्लॉट के, तो काइंडली उनके फीडबैक या फिर उनके कमेंट्स आप यूट्यूब चैनल पे डाल सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या आए थे, तो हमको आपको स्लॉट का एनालिसिस करने में, वीडियो प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहेगा। तो ऑल द बेस्ट आपको, और आपको स्ट्रेटेजी पूरी समझ में आई होंगी। आपने अप्रोच एग्जाम में पॉजिटिव रखना। आपको इतना देखना है कि जैसे एग्जाम चालू होता है वैसे ही आपने लगभग 2 या 2.5 मिनट में पेपर को अच्छे से देख लेना। पूरा पेपर देखना तो पॉसिबल नहीं रहेगा 200 क्वेश्चंस, बट आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस 2-2.5 मिनट वेस्ट किया तो कोई बुरी बात नहीं है। उससे अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। तो ये जरूर करना, और जो भी क्वेश्चंस को टाइम लग रहा वो बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। आपको 1 मिनट मैंने बता दिया, 50 to 55 सेकंड्स। अगर एक डाटा के ऊपर एक क्वेश्चन होगा, जैसे पजल्स हो गए, सिलॉग्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, तो इनके ऊपर तो बिल्कुल 50 मतलब सिलॉग्स के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 1 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रेटेजी रखो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से देन लास्ट में आप एक लूप पकड़ के कंप्लीटली आप ब्लाइंडली ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऐसे कुछ भी मार्क कर सकते हैं। वो आपका उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो सही आ ही जाएंगे, लेकिन 200 क्वेश्चन जरूर देख के आओ और उसमें से 150 स्कोर एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए। ये टारगेट रखो। 175 to 180 अटेम्प्ट करने का, अच्छे से अटेम्प्ट करने का आपका टारगेट फाइनल रहना चाहिए। ओके, थैंक